अभी तक आपने सुना। उसने सिगरेट निकाला और उसे लाइटर से जला के पीने लगा। सिगरेट पीते हुए वो धरा को देख रहा था। धरा को अब नील की नज़रें परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नील ऐसे घर आया और खाना खाने की बात करा। उस पर से वो उसके साथ वहीं है क्यों, ये सवाल उसके मन में था। अब आ गए। इधर नील उसे देखे जा रहा था। उसने मन में कहा, वही खामोश सा चेहरा और उस पर वही थकान, पर इस थकान में कुछ सुकून है। आंखों में वही खालीपन, पर कुछ वक्त से बहुत सवाल उमड़ने लगे। बहुत कुछ जानना है आपको और मुझे भी कहना है, पर कैसे ये नहीं पता। इन दिनों मेरे दिल में कुछ अजीब सा है। मैं खुद को खुद से जुदा पाता हूँ और तुमसे जुड़ा पाता हूँ। तुम्हारे इस खामोश चेहरे पर खुशी भर देना चाहता हूँ। वीरान हो चुकी ज़िंदगी में शोर लाने को दिल चाहता है। ये सिमटे हुए हाथों को खोल के अपने हाथों में थामने को दिल चाहता है, लेकिन क्यों, बस यही नहीं पता चलता है। ये सोचते हुए वो उसे देखे जा रहा था। धरा ने उससे कहा, रसोई में सिगरेट नहीं पीते हैं मिस्टर शेखावत, बहुत रिस्की होता है। वैसे तो ये ज़िंदगी के लिए रिस्की होता है, पर वो आपकी पर्सनल लाइफ का मैटर है। नील ने उसकी बात पर सिगरेट को सिंक के सामने किया और उस पर पानी गिरा के बुझाकर उसे बाहर फेंक दिया। धरा ने चावल बनाया और उससे बोली, आप बैठे शेखावत साहब, मैं लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो पतीले में चढ़े चावल का पानी पूरा गिरा के उसे वापस से ढका हुआ छोड़ के कुछ देर खड़ी रही, लेकिन नील था, उसे छोड़ के जा ही नहीं रहा था। धरा ने चावल निकाला 2 प्लेट में और एक कटोरी में सब्जी, दोनों में चम्मच रखकर वहीं किचन के कुछ दूरी पर रखे डाइनिंग टेबल के पास आई और प्लेट रख के नील से बैठने के लिए कहा। वो एक मोमबत्ती यहाँ भी जला के रख दी। नील ने कोट उतार के रख दिया और टाई की नॉट ढीली करते हुए उसे निकाल दिया। उसने अपनी शर्ट की बाजू को फोल्ड किया और उसके बाद बैठ गया। बहुत प्यार से वो खाना खा रहा था। धरा उसे खाते हुए देखकर बस सोच रही थी। उसने भी खाना खाया और प्लेट उठाकर दोनों को हाथ धोने के लिए चली गई। नील उसके साथ वहीं किचन के गेट पर खड़ा उसे देखे जा रहा था। जब धरा ने बर्तन साफ कर लिया तो उसने कहा, कॉफ़ी मिलेगी? धरा ने उसकी तरफ देखा और कॉफ़ी बनाने के लिए पतीला रख दिया। वो कॉफ़ी बना के ले आई। उसने बाहर आकर बगीचे वाला गेट खोला। वहाँ से कुछ रोशनी अंदर आई। नील वहीं दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठ गया। धरा उसके बगल में खड़ी थी। ठंडी हवा कभी तेज हो जाती और कभी धीमी। नील खामोश कॉफ़ी पी रहा था। नील ने कहा, आप अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी ना? धरा ने कहा, जी, वही तो थे जिन्होंने मुझे माँ का प्रेम दिया। दीदी और बाबा ही थे जिन्होंने कभी अकेला नहीं छोड़ा। दीदी के जाने के बाद उन्होंने मेरा ख्याल रखा और मैंने उनका, क्योंकि और कोई होकर भी नहीं था। मैं बाबा के एक दूसरे के साथ थे, पर खुश थे। अपनी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। ये घर बाबा ने अपनी नौकरी के मिलने के कुछ 2 साल बाद बनवाया था और उसके ठीक 2 साल बाद दीदी पैदा हुई थी। बहुत खुश थे सब। बहुत सी यादें हैं इस घर में और बहुत से एहसास। ये कहते हुए वो उसके बगल में बैठ गई थी। नील ने उसे कहा, आपकी दीदी वो नहीं आई, कुछ दिनों में आ जाएंगी और इस बार कहीं नहीं जाएंगी, कहीं भी नहीं। ये कहते हुए वो सामने देखे जा रही थी। नील ने कहा, आपके बाबा बहुत अच्छे थे। मैंने बहुत कम वक्त बिताया लेकिन बहुत अच्छा लगा था। उस वक्त पता चला एक पिता क्या होता है, उसका समझाना क्या होता है। वरना मेरे पिता ने कभी मेरी माँ का साथ नहीं दिया तो मेरा क्या देते। उसके ये कहने पर धरा उसकी तरफ देखने लगी, पर इस बार नील सामने देखे जा रहा था। नील ने उसके बिना पूछे कहा, मेरी माँ मेरे पिता से बहुत प्यार करती थी। उनकी अरेंज मैरिज थी, पर मेरे डैड उस शादी को नहीं चला पाए। मेरी माँ ने पूरा एफर्ट लगा दिया, पर वो उसका साथ नहीं दे पाए। मैं बड़ा हुआ तो मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया। मेरी माँ से पापा ने तलाक ले लिया था और मेरी कस्टडी मेरी माँ को दे दिया गया। पर मेरे पापा मुझसे मिलने आते थे, मुझे बहुत कुछ देते, लेकिन मुझे जब पता चला कि उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया है और किसी औरत के साथ शादी कर ली है तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं उस दिन से उनसे ना मिला और ना ही उनके पास गया। मुझे नहीं पता आज वो कहाँ है, कैसे हैं। माँ ने भी एक आदमी से लंदन में शादी कर ली और वहीं सेटल हो गई। उनसे मेरा रिश्ता जो था वो वहीं रहा, पर कुछ बदल गया। मैं बड़ा हुआ और उसके बाद अपनी पढ़ाई ख़त्म कर अपना बिजनेस डाला और कुछ ही सालों में मैं बहुत बड़ा आदमी बना। पर मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ
पैसे और नाम के। ये कहते हुए वो सामने देखे जा रहा था। धरा खामोश उसकी बातें सुन रही थी। धरा ने उससे कहा, क्या आपके पिता ने कभी आपकी माँ पर हाथ उठाया था? उसके इस सवाल पर नील ने उसे देखने लगा। उसने कहा, नहीं, मुझे जहाँ तक पता है रिस्पेक्ट दिया है। हाँ, जब तक वो साथ थे मेरे पापा ने कभी मेरी माँ को किसी चीज़ के लिए नहीं रोका है। धरा ने कहा, मिस्टर शेखावत साहब, जो इंसान आपकी माँ को रिस्पेक्ट तब देता था जब वो उससे प्रेम नहीं करता था। सोचें, अगर प्रेम कर लेता तो क्या कर लेता। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर आपके पिता ने उन्हें क्यों छोड़ा और क्यों उन्होंने दूसरी शादी की। क्या पता आपकी माँ से जो शादी हुई वो मजबूरी हो, लेकिन फिर भी उस मजबूरी में उन्होंने आपकी माँ का सम्मान दिया और उन्हें उनकी मर्ज़ी से रहने दिया। यहाँ तो लोग दावे करके मुकर जाते हैं और पत्नी को ना जाने क्या समझ लेते हैं। आपके पिता एक बहुत अच्छे इंसान थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने आपकी माँ की इज्जत की और उनसे झूठ नहीं बोला। उन्होंने उन्हें तलाक देकर ठीक किया था। एक घुटन भरे रिश्ते को जीने से अच्छा उससे आज़ाद होना होता है। आज आप देखें, दोनों खुश हैं। आपकी माँ भी सब भूल गई हैं और मुझे लगता है वो इसलिए भूल गई क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो बुरी हो, बस इसके कि उनका तलाक हुआ है। तलाक तब ले लेना चाहिए शेखावत जी जब आपको लगे कि अब ये रिश्ता दम तोड़ रहा है और इसमें कुछ नहीं बचा है। मजबूरी के रिश्ते कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ दर्द के। मैं एक बात कहूँगी, आप एक बार अपने पिता से मिलें, उनसे बात करें, जाने आखिर बात क्या थी, सच क्या था। क्योंकि ऐसे बिना सच जाने बस उन्हें गुनहगार मान लेना ये तो ठीक नहीं है। नील उसकी बातों को सुन रहा था। दोनों की इन बातों के बाद एक खामोशी ने आकर फिर घेर लिया। नील वहीं बैठा हुआ था। कुछ देर बाद उसने देखा तो धरा दरवाजे से सर लगाए बैठी सो गई थी। नील ने उसे देखे और उसके चेहरे पर आईलैट को हटा दिया और उसे देखने लगा। बहुत प्यारा लग रहा था उसका चेहरा। उसने उसे गोद में उठाया और लाकर कमरे में लिटा दिया। उसने उसे कंबल उड़ाया और उसके बगल में बैठकर उसे देखने लगा। उसने उसे देखते हुए कहा, खामोश रहती हो तो लगता है जैसे कभी कुछ कहा ना हो, पर आपकी बातें बहुत असर कर रही हैं मुझ पर। अजीब है मेरे लिए ये सब धरा। ना जाने क्यों ये नील तुम्हारी बातें सुनना चाहता है, तुम्हें देखते रहना चाहता है, लेकिन इस वक्त मुझे एक काम करना है और इसके लिए आपसे दूर जाना होगा। लेकिन डोंट वरी, आप तक कोई मुसीबत ना आए, इसके लिए कुछ करूँगा। और हाँ, बहुत जल्द आपके पास वापस आऊँगा। ये बोलकर वो उसके कमरे से निकल के बाहर आया और सोफे पर बैठ गया। सुबह का वक्त। धरा उठी और उसने देखा सुबह हो गई थी। उसे नील की याद आई तो वो उठकर जल्दी से बाहर आई, लेकिन उसे ड्राइंग रूम में कोई नहीं दिखा तो वो दूसरे कमरे में गई। वहाँ भी वो नहीं था। तभी उसे एक पेपर के फड़फड़ाने की आवाज़ आई। उसने सोफे के पास जाकर देखा तो एक पेपर खुला था जो हवा से उड़ रहा था और एक पेपर फोल्ड करके रखा हुआ था। उसने दोनों को उठाया। उसने फोल्ड वाले पेपर को दूसरे हाथ में पकड़ा और खुले हुए पेपर को पढ़ने लगी। धरा, सॉरी, मैं आपको बता के नहीं जा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आया कि आपसे क्या बोलूँ। वैसे भी आप गहरी नींद में थी और सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए उठाया नहीं। कल आपकी बातों को सुनकर लगा क्यों ना कुछ ठीक किया जाए, इसलिए मुझे मुंबई जाना है। मैं सब ठीक कर पाया तो वापस जल्द आऊँगा, क्योंकि आपसे भी बहुत कुछ कहना है। आप अपना ख्याल रखना। वैसे आपको अकेले नहीं छोड़ रहा हूँ, इसलिए आप घबराना मत। आपको जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं आपके पास रहूँगा। अभी के लिए इतना। कुछ दे रहा हूँ आपको, देखकर बताना कैसा है। बाय। ये पढ़कर उसने फोल्ड किया पेपर खोला और उसमें जब अपनी बनी तस्वीर देखा तो वह हैरान थी। पेपर के लास्ट में लिखा था, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव गर्ल इन माई लाइफ। धरा ये पढ़ के हैरान परेशान थी। उसके हाथ में नील की छोड़ा हुआ लेटर था और उसकी बनाई धरा की तस्वीर। उसने दोनों को फोल्ड करके अपने पास रख लिया। आज संडे था तो छुट्टी थी। उसने पहले नहाया, उसके बाद पूजा कर तुलसी में जल चढ़ाया। ये सब होने तक सुमन आ गई। उसने अंदर आकर सफाई की और फिर नाश्ता बनाने में लग गई। धरा सोफे पर बैठी बस नील की बातें को सोचे जा रही थी। 1 महीने बाद सुधा अपने पति से डिवोर्स लेकर आ गई थी। उसने एक जॉब खोज ली थी। सुधा ने यहाँ आकर अपना सारा दर्द धरा से बताया था। सुमन भी सुधा को सब बताया जो यहाँ हुआ था, क्योंकि धरा तो बताने से रही।
सुधा को भी अपने भाइयों और भाभियों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर धरा ने उससे कहा था कि जो हुआ उसे भूल के आगे बढ़े, और उसने ये भी कहा था कि वो और सुधा मिलके इस घर को खंडहर नहीं होने देंगे, और इसी में दोनों लग गए थे। सुधा ने MBA कर रखा था। उसने बचे हुए पैसों से एक बिजनेस खोलने की बात की। धरा से उसने कहा, धरा क्यों ना एक स्टोर खोला जाए, मुझे लगता है हम चला लेंगे। धरा ने कहा, आपको अगर लगता है तो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जगह चाहिए और बहुत सारे सामान। उसके लिए क्या करेंगे? सुधा ने उसके पास बैठते हुए कहा, उसकी चिंता मत करो, मैंने सब सोच लिया है। एक बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया, अगर मिल जाता है तो 2 महीने में सब हो जाएगा और मैं अपना स्टोर खोल दूंगी, वरना तू लोन भरेगी। ये बोलकर वो हंस दी तो धरा उसे मुंह खोले देख रही थी। सुमन भी बगल में खड़ी हुई उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। सुधा के आने से धरा अब मुस्कुराने लगी थी, पर एक इंतजार ना जाने कहाँ से उसके दिल में घर कर गया था। ना चाह के भी वो इंतजार में थी। हर रात उस खत को पढ़ती और उसे उठाकर अपने बिस्तर के बगल में रखे ड्रॉर में रख देती और हंस गहराती तो वो आकर पीछे वाले गेट के दरवाजे पर बैठ जाती। ऐसा लगता जैसे वो जगह उसे सुकून दे जाता था। कुछ सवालों के जवाब थे जो उसे चाहिए था। पहले सवाल ये था कि कौन था जिसने हॉस्पिटल में पैसा दिया था। सुधा अपने स्टोर को बनाने में लग गई थी। उसे बैंक से लोन लेना था तो वो उसमें लग गई। धरा हॉस्पिटल में जिसने पैसे दिए उस शख्स को जानने में लग गई। सुमन सुधा का पूरा साथ दे रही थी। अखिलेश भी वक्त मिलने पर आ जाता था। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि सुमन अखिलेश अपने सगे ना होकर भी उन दोनों के लिए सगे से बढ़कर थे। सुधा का लोन फाइनल होने में 1 महीना लग गया था, पर जब उसे मिला तो उसने तुरंत स्टोर का काम शुरू किया। धरा भी उस स्टोर को बनाने में उसकी मदद कर रही थी। धरा हॉस्पिटल जाकर हमेशा जानने की कोशिश करती कि वो आदमी कौन था जिसने उसकी मदद की, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला था। स्टोर आधा बन के तैयार था, बस कुछ दिनों में पूरा बन जाने वाला था, लेकिन स्टोर के लिए सामान लाना था और सामान लेने के लिए सुमन और धरा ने सोचा क्यों ना वो दोनों जाकर ये काम करें। सुमन धरा के साथ रोज़ मार्केट जाती और सामान के लिए पता करती, लेकिन उन्हें सामान ठीक मिल नहीं रहा था। उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था। धरा घर आई तो सुधा तो नेट पर कुछ चेक कर रही थी। उसने उसे कहा, धरा हमें सामान कम दाम में मिल सकता है, लेकिन उसके लिए दिल्ली जाना होगा। वहाँ एक जगह है जहाँ पर कम दाम पर चीज़ें मिलती हैं और बहुत अच्छी होती हैं, क्या बोलती है? उसके ये कहने पर धरा बोली, ठीक है फिर वहीं चलते हैं। आप नहीं जा रही हैं, आप यहीं रहें और अपना स्कूल देखें, मैं सुमन को लेकर जाती हूँ। वहाँ वैसे भी अपने एक रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, तो मैं सोच रही हूँ उनके साथ चली जाऊँ, वो लोग मेरी मदद भी कर देंगे, क्या कहती हूँ? उसके कहने से पहले ही सुमन ने कहा, अरे दीदी इनसे क्या पूछ रही हैं, आप चलें, हम आपको ले चलेंगे। अखिलेश आपको पूरा जगह दिखला देगा और लोग साथ होंगे तो चीज़ें भी अच्छी मिल जाएंगी। उनकी बात पर धरा भी मान गई। उसने कहा, दीदी शायद मुझे मुंबई जाना पड़े, एक काम है, अगर आप आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। ओके, पर मुंबई क्यों, स्कूल की तरफ से जाना है? सुधा के ये पूछने पर वो बोली, जी मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगी। उसकी बात पर सुधा ने हाँ कह दिया। 2 दिन बाद सुधा सुमन के साथ दिल्ली के लिए निकल गई, लेकिन धरा उस आदमी के बारे में जानने के लिए लग गई। इस बार उसने ठान लिया कि वो उस आदमी के बारे में जान कर रहेगी। वो हॉस्पिटल में जाकर रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बोली, मैम। उसे देखते ही वो बोली, आप फिर? मैं आपको कैसे समझाऊं मिस कश्यप कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप मत आया करें। जितना बताया उतने पर ही मुझे डांट पड़ गई थी, प्लीज़ आप जाएं। उसके ये कहने पर वो बाहर आई और बगीचे में बैठ गई। शाम ढल रही थी और वो वहीं बैठी रही। तभी वही नर्स उसके पास आई जो उसके पिता की देखभाल के लिए थी। उसने उसके बगल में बैठते हुए कहा, उसका नाम साहिल शेखावत है, ये उसका एड्रेस है और मुंबई में रहता है। धरा ने उसके हाथ से पेपर लिए और उससे बोली, मुझे यहाँ कोई नहीं बता रहा था उनके बारे में, आप क्यों बता रही हैं? इससे आपकी नौकरी खतरे में आ सकती है। कुछ नहीं होगा क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा। वैसे तुम जाकर मिलना चाहो तो मिल सकता है, लेकिन वहाँ सब उसे मिस्टर शेखावत के नाम से जानते हैं, तो तुम जाना और मिलना तो मिल लेना, मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो चली गई। धरा उस पेपर को खोल के देखी तो वो ऑफिस का नंबर था। वो उठी और घर के लिए निकल गई।
घर आकर उसने सोचा, उसके बाद उस पेपर को उठाकर संभाल के रख दिया। उसे स्कूल से छुट्टी चाहिए थी, जिसके लिए पहले उसे बताना था, पर उसने ठान लिया था वो मिल के रहेगी और उस आदमी का शुक्रिया करेगी। वो कपड़े बदल के किचन में आई तो उसे नील के साथ का वो वक्त याद आने लगा। वो समझ नहीं पाई उस वक्त वो क्या था, क्यों नील उससे हक से सब कह रहा था। कुछ वक्त का ही तो मुलाकात था वो, उस मुलाकात में कहाँ कुछ बात हुई थी, तो उसका मुझसे ऐसे बात करना, मुझसे मिलने आना, मेरा उस पर इतना भरोसा करना क्यों था ये, और क्यों मेरे दिल में एक इंतज़ार है किसका, उसका जिसे मैं ठीक से नहीं जानती हूँ या जानती हूँ। 2 महीने हो रहे हैं लेकिन वो आदमी ना कभी फ़ोन किया ना मिलने आया, क्यों? ये सब सोचती हुई वो अपने लिए कुछ बना चुकी थी, पर जैसे उसका खाने का मन नहीं था, वो वहीं उसी जगह पर आकर बैठ गई जहाँ वो नील के साथ आकर बैठी थी। एक तरफ धरा थी जिसके जेहन से नील जा ही नहीं रहा था, और नील था उसका अता पता ही नहीं था। धरा कुछ देर बैठी रही, फिर बिना खाए आकर सो गई। वो सुबह उठकर स्कूल गई और उसने सबसे पहले एप्लीकेशन डाला लीव के लिए, पर उसे वो 15 दिन बाद मिल रही थी। उसने तब तक रुकना ठीक समझा। 5-6 दिन में सुधा भी वापस आ गई थी। सुधा ने धरा को बताया कि काम हो गया है, 2 दिन बाद सारा सामान आ जाएगा, और वैसा ही हुआ। सामान आया और उसे स्टोर में अच्छे से लगाया गया। अब सुमन घर के स्टोर भी संभालती थी। स्टोर चलने लगा। सुधा अब खुश थी, वो अपने पैरों पर खड़ी थी और उसके पास अपना कहने के लिए कुछ था। एक दिन सुधा धरा के जाने के बाद उसके कमरे की सफाई कर रही थी। उसने ड्रॉर में उसके बिस्तर पर रखे पेपर को उसने रखने के लिए जैसे खोला, वैसे ही उसकी नज़र एक पेपर पर गई जो बहुत संभाल के रखा गया था। उसने पेपर उठाया और उसे खोला तो उसमें एक पेपर नीचे गिर गया। सुधा ने उस पेपर को उठाकर देखा तो वो वही पिक्चर वाला पेपर था जिसे नील ने बनाया था। उसने उस पर लिखा हुआ पढ़ा और उसके बाद दूसरे पेपर को पढ़ा। उसे समझ नहीं आया आखिर ये कौन है, क्योंकि इसके बारे में कभी सुधा ने नहीं सुना था, यहाँ तक कि उसने ये नाम ही नहीं सुना था। वो सब रखकर बाहर आई और सारा काम करके स्टोर चली गई। वहाँ अब 2 आदमी और काम करने लगे थे। सुधा सुमन के पास गई और उससे बोली, सुमन 1 मिनट इधर आओ। उसके कहने पर सुमन उसके साथ बाहर आई और उससे बोली, जी दीदी। सुमन, ये नील कौन है? उसके मुंह से ये नाम सुनकर सुमन ने कहा, नील? नील साहब तो बाबूजी के साथ ही हॉस्पिटल में थे। ये कहते हुए उसने सारी बात बता दिया। सुधा ने कहा, कभी घर आए हैं क्या? हाँ, एक बार आए थे, उसके बाद कभी नहीं दिखाई दिए। पता नहीं क्या हुआ। 2 महीने से ज़्यादा हो रहा है, पर ना वो आए ना उनके बारे में सुना। सुमन की इस बात पर सुधा सोचने लगी। शाम तक सुधा काम करती रही और जब रात में घर आई तो धरा ने खाना बना दिया था। धरा ने उसे देखकर कहा, दीदी आप आ गई, चले कपड़े चेंज कर ले, फिर साथ में खाते हैं। ये कहते हुए वो टेबल पर सब रख रही थी। सुधा ने उससे कहा, नील कौन है धरा? उसकी इस बात पर धरा उससे देखने लगी। सुधा ने कहा, कौन है नील और उसके साथ आपका क्या रिश्ता है? धरा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, पता नहीं दीदी, अचानक से वो मुझे हॉस्पिटल में मिले। उसके बाद वो बाबा के साथ घुल मिल गए। जब तक वहाँ रहे बाबा के होठों पर एक मुस्कान थी। वो उनके साथ हर शाम चेस खेलते, उसके साथ उसकी बातों में बाबा सब भूल जाते। पर फिर एक दिन वो चले गए। मेरी कोई ज़्यादा बात नहीं हुई थी उनसे, लेकिन एक बार वो फिर आए बाबा के मरने के 15-20 दिन के बाद। वो आए और मुझसे कुछ नहीं बोले, बस कहे मुझे आपके हाथ का खाना है। पूरे वक्त मेरे साथ किचन में खड़े रहे, मेरे हाथ का बना खाना खाया। मैंने बर्तन साफ किया तो भी खड़े रहे, कॉफ़ी दिया तो मेरे साथ आकर वहाँ बैठ गए। फिर अपने बारे में बताए, मेरी सुनी, और अगली सुबह मेरी आँख खुली तो वो नहीं थे, जा चुके थे। बस मेरे लिए खत और एक पिक्चर जो उन्होंने बनाई थी। आज तक ना उनका फ़ोन आया, ना ही वो खुद आए, और शायद कभी आने वाले नहीं हैं। इसलिए ये बात अब हम ना सोचना छोड़ दिया है। उसके ये कहने पर सुधा ने कहा, कभी कभी ज़िंदगी का एक पन्ना ऐसा होता है धरा, जिसे रखने से खुद को दर्द होता है। हम चाहेंगे आप जो भी करें सोच समझ के करें। आए खाना खाते हैं। ये कहकर वो वैसे ही बैठ गई। धरा ने उससे कहा, कल हम सवेरे की ट्रेन से मुंबई के लिए निकल रहे हैं, कुछ दिनों में आ जाएंगे। सुधा ने सुनकर हाँ कह दिया। धरा अगले दिन मुंबई के लिए निकल गई। सुधा अपने स्टोर को देखने में बिजी हो गई। धरा जब उसके अगले दिन दोपहर को मुंबई पहुंची तो उसने होटल फ़ोन करके गाड़ी मंगवा ली थी। गाड़ी कुछ वक्त में आई तो उसमें बैठकर होटल के लिए निकल गई थी।
मुंबई का मौसम ख़राब था। वहाँ काले बादल घिर रखे थे, हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बारिश हो जाएगी। धरा मुंबई को देखते हुए होटल पहुँच गई। उसने जाकर चेकिंग किया और उसके बाद अपने कमरे में बैठकर सुधा को फ़ोन कर पहुँचने का बता दिया। धरा ट्रेन के सफ़र से काफ़ी थकी थी। उसने पहले नहाया, जाकर रेडी हुई और लेट गई। उसकी नींद जब खुली तो उसने देखा बाहर बारिश हो रही थी और वो भी हवा के साथ। उसने घड़ी देखी तो उसमें 7 बज रहे थे, मतलब वो काफ़ी देर सो गई थी। उसने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया और बालकनी का दरवाज़ा खोल के बारिश को देखने लगी। कुछ देर में उसका खाना आया और उसने खाना खा के उस आदमी के लोकेशन के बारे में देखा। उसने सब लिखा और वापस से लेट गई। अभी भी थकान थी, पर ना जाने क्यों जेहन में किसी से मिलने की ख्वाहिश जाग गई थी, और वो था नील। उसे पता था नील इसी जगह है, लेकिन कहाँ ये बात उसे नहीं पता था। कुछ भी तो नहीं था उसके पास, उसका ना पता ना फ़ोन नंबर, बस एक नाम था। उसे लेकर कहाँ जाती वो इन सब सोच में सो गई। सुबह का वक्त। धरा की आँख आज कुछ लेट खुली थी। उसने घड़ी देखी तो वो 9 बजा रहे थे। उसने कहा, बाप रे, इतना सो गए हम, जल्दी करो धरा, पता चला आज हम मिल भी ना पाए। उसके ये कहते हुए उसने अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में चली गई। वो बाहर आई और अपने बालों को सलीके से कर साड़ी का पल्लू ठीक करके वो अपना बैग और ऑफिस का पता लेकर नीचे रिसेप्शन पर गई। उसने सामने खड़े आदमी से कहा, एक्सक्यूज़ मी, मुझे इस एड्रेस पर जाना है, क्या आप एक टैक्सी अरेंज करवा देंगे प्लीज़? पर मैम, इस वक्त तो बारिश हो रही है, कैसे जाएंगी आप? कुछ देर वेट कर लो। उसके ये कहने पर वो बोली, नहीं प्लीज़ आप टैक्सी करवा दें, मैं चली जाऊंगी, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। उसकी जिद पर रिसेप्शन पर खड़े उस लड़के ने टैक्सी कर दी। उसके आने पर धरा उसमें बैठ कर निकल गई। बारिश कम होने लगी थी, लेकिन बादल वैसे ही घिरे हुए थे और हवा भी चल रही थी। कुछ 2 घंटों में वो उस ऑफिस में के सामने थी। बड़ी सी बिल्डिंग के सामने जब कार आकर रुकी तो धरा ने उसे पैसे दिए और उससे जाने के लिए कहा। धरा अंदर आई और उसने वहाँ खड़े गार्ड से पूछा, मिस्टर शेखावत कहाँ होंगे? उसने कहा, 18th फ्लोर पर उनका ऑफिस है मैम, इधर से चले जाएं, लिफ्ट इधर है। उसके बताने पर धरा उसे थैंक यू बोलकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। वो अंदर आई, लिफ्ट के और बटन प्रेस करके खड़ी हो गई। जब वो ऑफिस के बाहर आई तो उसने अंदर जाकर रिसेप्शनिस्ट से कहा, हेलो मैम, मेरा नाम धरा कश्यप है, मैं शिमला से आई हूँ, मिस्टर शेखावत से मिलना था, क्या प्लीज़ आप उन्हें इन्फॉर्म कर देंगी? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आपका अपॉइंटमेंट है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर प्लीज़ एक बार आप उन्हें इन्फॉर्म कर दें। अगर वो नहीं मिलना चाहेंगे तो मैं अपॉइंटमेंट आज ले लेती हूँ, प्लीज़ एक बार देख लें, मैं बहुत दूर से आई हूँ। धरा की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ओके मैं देखती हूँ, आप वेट कर लें। उसके ये कहने पर धरा वहाँ खड़े वेट करने लगी। वो थोड़ा बहुत भीग गई थी। उसने अपने बैग से अपना रुमाल निकाला और उससे अपने भीगे हुए चेहरे और बालों को साफ करने लगी। इधर जब मिस्टर शेखावत के पास फ़ोन गया तो उसके असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो। इधर से रिसेप्शनिस्ट ने कहा, गुड आफ्टरनून सर, वो कोई धरा कश्यप आई हैं सर से मिलने के लिए, क्या मैं उन्हें बोलूँ रुकने को? असिस्टेंट ने कहा, उन्हें बाद में आने के लिए कहो, बोलो अभी आज सर नहीं मिल पाएंगे, कुछ देर में वो मीटिंग के लिए निकल रहे हैं। सर, वो बोल रही है कि वो बहुत दूर से आई हैं, उनसे मिलने, एक बार देख लें। इस बार उसके ये बोलने पर वो बोला, जो कहा है वो करें आप, बोले कल आएँ वो। उसके ये कहने पर रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन रख कर कहा, मैडम आप कल आकर देख लें, सर अभी मिल नहीं पाएंगे। धरा ने कहा, ओके ठीक है, आप हो सके तो कल की अपॉइंटमेंट फ़िक्स करवा दें, मैं कल आ जाऊंगी, ये मेरा नंबर है। ये कहते हुए उसने एक पेपर पकड़ा दिया। रिसेप्शनिस्ट ने हाँ कह दिया तो धरा जाने लगी। उधर मिस्टर शेखावत के आदमी ने फ़ोन रखा तो उससे मिस्टर शेखावत ने पूछा, कौन था? सर, कोई धरा कश्यप आई थी, बोली आपसे मिलना चाहती है, मैंने कह दिया आपके पास वक्त नहीं है। उसके ये कहने पर मिस्टर शेखावत ने कोट का कॉलर ठीक करते हुए हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो और कोई नहीं बल्कि नील था। उसने उससे कहा, क्या कहा तुमने? धरा कश्यप? धरा यहाँ आई है, ये बोलकर वो बाहर की तरफ भागा। उसे बाहर निकलते देखकर उसका सारा स्टाफ खड़ा हो गया। वो भाग के रिसेप्शनिस्ट के पास आया और उससे बोला, वो कहाँ है जो आई थी, वो कहाँ है? उसने कहा, सर वो तो चली गई हैं, मैंने उन्हें कल आने के लिए कहा। कब गई?
उसके ये पूछने पर वो बोली, जी बस अभी कुछ वक्त हुआ है। उसकी बात सुनकर नील भागते हुए लिफ्ट की तरफ गया। उसने देख लिया था धरा लिफ्ट में घुस रही थी। वो आवाज़ देता तब तक धरा अंदर चली गई थी और लिफ्ट बंद होकर नीचे की तरफ जा रही थी। उसने देखा तो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर जा रही थी। वो सीढ़ियों से भागती हुई नीचे की तरफ गया, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता उससे पहले ही धरा टैक्सी कर उसमें बैठकर निकल गई थी। वो बारिश में भीगे हुए खड़ा उसकी गाड़ी को जाते हुए देख रहा था। उसके सामने से धरा चली गई थी और वो कुछ नहीं कर पाया था। शेखर छतरी लेकर आया और उसके सर पर कर दिया। नील ने सामने देखते हुए कहा, पता करो कहाँ रुकी है ये, मुझे जानना है। ये बोलकर वो चला गया। शेखर नील की यह हालत देखकर सोचे पड़ गया था। उसके दिमाग पर जोर दिया तो उसे याद आया कि धरा कौन थी और उससे क्या गलती हो गई थी। उसने नील के कहने पर धरा कहाँ रुकी थी ये पता करने लगा। नील भागा हुआ अपने ऑफिस में आया और रिसेप्शनिस्ट से बोला, वो कोई फ़ोन नंबर लेकर गई है? क्या बोली है वो? सर वो बोली है कि आपसे मिलना है, बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा आप बिज़ी हैं, कल आने के लिए कहा है, और हाँ उन्होंने फ़ोन नंबर दिया है, रुके मैं देती हूँ। ये बोलकर उसने फ़ोन नंबर दिया तो नील ने वो ले लिया और अपने केबिन में चला आया। उसने फ़ोन उठाया और फ़ोन लगा दिया, पर इस वक्त नेटवर्क नहीं लग रहा था। उसने कहा, सिट। धरा यहाँ आई, लेकिन क्यों? उन्हें यहाँ के बारे में कैसे पता चला और ऐसा क्या ज़रूरी काम है? मैं भी वापस नहीं गया कहीं कुछ, पर मेरे आदमियों ने ऐसा कुछ बताया क्यों नहीं मुझे? धरा आप इतनी पास थी और मैं आपसे मिल भी नहीं पाया। कितना कुछ बताना था आपको, सुनना था आपसे। क्यों आई थी आप यहाँ? ये कहते हुए वो खड़ा कांच से बाहर हो रहे बारिश को देख रहा था। उधर धरा वापस आ गई थी। वो कमरे में आकर अपने कपड़े चेंज करके बैठ गई थी। उसने कुछ देर सुधा से बात किया और उसके बाद लेट गई और ना जाने कब उसकी आँख लग गई। शाम को जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके फ़ोन पर बहुत सारे मिस्ड कॉल थे। शायद फ़ोन की आवाज़ धरा को सुनाई नहीं दी थी। उसने देखा तो अननोन नंबर था। उसने सोचा जिसका भी फ़ोन होगा वो कर लेगा। वो गई, उसने हाथ मुंह धुला और आकर बाहर बालकनी में खड़ी हो गई। हल्की हल्की बारिश हुए जा रही थी। बारिश की वजह से धरा को मुंबई का मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था। कुछ देर वो वहीं खड़ी रही और उसके बाद वो अंदर आ गई। रात का खाना रूम सर्वेंट रख गया था, लेकिन उसने अभी तक नहीं खाया था। तभी उसके फ़ोन में एक बीप बजा और उसने फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें मैसेज था। उसमें लिखा था, टुमारो मिस्टर शेखावत विल मीट यू 11 o'clock इन होटल ताज। उसने ये पढ़ा तो उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ और उसने जाकर खाना खाया और जाकर कुछ पढ़ने लगी। पढ़ते हुए उसे ना जाने कब नींद आ गई थी। सुबह वह जल्दी उठी और वक्त पर रेडी होकर मिस्टर शेखावत से मिलने निकल गई। इधर ताज होटल के रेस्टोरेंट को नील ने सारा बुक कर लिया था, बस धरा से बात करने के लिए। वो खिड़की पर खड़ा उछलती हुई लहरों को देखे जा रहा था। उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था। बाहर बारिश के साथ हवा थी और इस वक्त उसे रेस्टोरेंट के हर पर्दे को उड़ा रही थी, पर नील वहीं खड़ा धरा के आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसके कानों में पायल की आवाज़ गई तो उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। दिल की धड़कन जैसे बढ़ गई थी। धरा उसके पीछे कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी थी। उसने कहा, मिस्टर शेखावत। उसके ये कहने पर नील ने जब शक्ल उसकी तरफ किया तो धरा हैरान थी। उसके सामने वो था जिससे वो मिलना चाहती थी, पर पता नहीं था। नील धरा को पूरे 2.5 महीने बाद देखा था। उसका भीगा हुआ चेहरा और भीगे हुए बाल, माथे से बारिश का पानी टपकते हुए उसके गालों पर आ रहा था। धरा ने कहा, आप यहाँ? मैं तो साहिल शेखावत से मिलने आई थी, पर आप यहाँ? नील उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने पॉकेट से रुमाल निकाल के उसके सामने खड़ा हुआ और उसके माथे से पानी को साफ करते हुए बोला, आपको जिससे मिलना है मैं ही हूँ वो। मेरा ये नाम बहुत कम लोग जानते हैं। आपको कैसे पता ये नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप हॉस्पिटल गई थी और वहीं से ये सब पता करके आई हैं। बैठे आए। उसके ये कहने पर धरा आकर कुर्सी पर बैठ गई। नील उसके सामने बैठा था। धरा ने उसे देखते हुए कहा, मतलब वो हॉस्पिटल में जिसने पैसे दिए थे वो आप थे? नील ने कहा, जी। पर क्यों? आपने ये क्यों किया? मैं तो आपको जानती भी नहीं थी, ना ही मेरे बाबा आपको जानते थे, तो आपने ये क्यों किया? धरा ये कहते हुए उसे देखे जा रही थी। नील बस उसे देखे जा रहा था। वेटर कॉफ़ी रख कर के चला गया। उसने उसकी तरफ कॉफ़ी बढ़ा दिया तो धरा ने कॉफ़ी ले लिया। नील ने अपनी कॉफ़ी लेकर उसे पीते हुए बस धरा को देखे जा रहा था। धरा ने देखा नील कुछ नहीं बोल रहा था। अक्सर उसकी खामोशी उसकी बातों से बहुत ज़्यादा चुभती थी उसे।
उसने अपने बैग से एक लिफाफा निकाल के उसे देते हुए कहा, ये जो आपने पैसे दिया था, सॉरी थोड़ा लेट हो गया देने में, देख ले पूरे हैं ना। मैं बस आपको शुक्रिया कहने और ये देने आई थी, चलती हूँ। ये बोलकर वो उठकर जाने लगी तो नील ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया। धरा वैसी ही खड़ी रही। नील उसके पास जाते हुए बोला, ये पैसे मैंने उस इंसान को दिया था जिससे मैंने दोस्ती की थी। मैंने जिसके साथ कुछ ऐसे वक्त बिताए जो मैं किसी के साथ कभी नहीं बिता पाया। मैंने ये पैसे उस शख्स को दिया था जिसकी बेटी की आंखों में मैं आंसू नहीं देख पा रहा था। ना जाने क्यों उस शख्स की बेटी का वो थका चेहरा मुझे परेशान करने लगा था, क्योंकि शायद 7 साल पहले वो चेहरा उसी तरह खामोश मेरे बगल से गुजर जाया करता था। मैं उसकी खामोशी को तोड़ना चाहता था, मैं उसे शांत देखना चाहता था, 7 साल पहले भी और आज भी, पर नहीं पता क्यों। बस देखना चाहता था आपको, आपके आंखों में सुकून को, जो दर्द था उसे कम करना चाहता था, इसलिए मैंने वो किया। दरा उसके ऐसे पास आने से सहम गई थी, उसके दिलों की धड़कनें तेज़ हो गई थी। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, 7 साल पहले? उसके इस सवाल पर नील बोला, आप शायद मुझे भूल गई, या ये कहूँ कि ठीक से देखा नहीं था मुझे, तो याद कैसे रखती? जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया था उसी कॉलेज में मैं आपका सीनियर था। आपके आने के 1 साल बाद मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर आगे की पढ़ाई के लिए लंदन की यूनिवर्सिटी चला गया। पर उस दिन जब आपको देखा तो जैसे मुझे सब याद आया, लेकिन आपको नहीं। फिर से वही एहसास मेरे दिल में जागने लगी जो 7 साल पहले आपको देखकर होती थी। ये देखते हुए वो धरा को दोनों हाथों से पकड़े हुए था। धरा उसकी बातों से परेशान थी, हैरान थी। उसके दिमाग में जैसे एक वक्त में सब चलने लगा। उसने खुद को संभाल के कहा, आपने जो किया उसके लिए शुक्रिया मिस्टर शेखावत। उस वक्त आपने मेरे और मेरे पिता की मदद की, उसके लिए शुक्रिया। ये आपके पैसे हैं, प्लीज़ इसे ले लें आप। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती। वो ले लूँगा, कुछ वक्त दोगी मुझे? मेरे साथ कुछ वक्त रह सकती हो? धरा उसकी बातों से अजीब सा महसूस करने लगी थी। उसने कहा, कल मैं वापस जा रही हूँ, वक्त नहीं है। होटल जाकर कल जाने की तैयारी करनी है। मैं जिस काम के लिए आई थी वो हो गया है, सॉरी मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाने को हुई तो नील ने पीछे से पकड़ के उसे अपने पास कर लिया। उसने आंखों को बंद किए हुए कहा, बस कुछ वक्त, आखिर इतना हक तो है कि आप मुझे कुछ वक्त दे दें। मैं आपको शाम को खुद छोड़ दूँगा, बस कुछ वक्त। धरा उसकी बात पर खामोश खड़ी थी। नील ने उससे कहा, बोले धरा, सिर्फ कुछ वक्त बस। धरा ने उससे दूर जाकर कहा, ठीक है। उसके ये कहने पर नील उसे देखे जा रहा था। उसने जाकर उस लिफाफे को उठाया और बहुत संभाल के उसे अपने कोट के अंदर वाले पॉकेट में रख लिया। उसने धरा को हाथ के इशारे से चलने के लिए कहा तो धरा उसके आगे आगे चलने लगी और वो फिर से उसके पीछे। वो उसके हाथ साथ बाहर आया तो उसने शेखर से कहा, गाड़ी की चाबी। उसके ये कहने पर उसने ड्राइवर से चाबी लेकर दिया। नील ने चाबी ली और शेखर से धीरे से बोला, इनका सामान उस होटल से हमारे होटल में ले जाकर के शिफ्ट करें, और हाँ, रूम बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारे होटल का सबसे अच्छा रूम, समझे ना? शेखर ने उसे हाँ में सिर हिला के जवाब दिया। ये बात उसने थोड़ा धीरे से कहा था जिससे धरा ने नहीं सुना था। उसने धरा को बैठाया और उसे लेकर वहाँ से चला गया। शेखर उसके कहे काम में लग गया। कुछ देर में दोनों समुद्र के किनारे पर थे। नील ने गाड़ी वहीं खड़ी कर दी थी। धरा अपना बैग गाड़ी में रखी हुई थी। नील अपनी कोट उतार के टाई की नॉट ढीली किए हुए बाजू को फोल्ड करके गाड़ी से लगा खड़ा था। धरा समुद्र के पानी के पास खड़ी थी। लहरें आती और उसके पैरों को भिगोकर चली जाती और हल्की बारिश में भीगते हुए वो दूर तक फैले हुए समुद्र को देखे जा रही थी। हवा से उसकी साड़ी का पल्लू पीछे की तरफ उड़ रहा था। नील बस खामोश उसे खड़ा देखे जा रहा था। धरा बारिश में भीगे जा रही थी, पर उसे अपने बदन पर नील की नज़रों की गर्मी महसूस हो रही थी। नील आया और उसके बगल में खड़ा हो गया। धरा ने वैसे ही खड़े हुए कहा, आपने अपने पापा से बात किया? हाँ, शुक्रिया, आपने मेरे पिता से मेरा रिश्ता एक बार वापस से ठीक कर दिया। बहुत खुश थे वो मुझे एक बार वापस पाकर। नील ये कहते हुए सामने समुद्र में उठती हुई लहरों को देख रहा था। धरा ने कहा, पिता ऐसे ही होते हैं, वो कभी किसी से ज़्यादा नाराज़ नहीं रहते हैं, पर हम बच्चे बहुत जल्दी किसी चीज़ को अपने अंदर बैठा लेते हैं और बहुत देर हो जाती है उसे मन से निकालने में। पर अच्छा लगा आपने वो देरी नहीं की। कहाँ है वो इस वक्त? आपके साथ?
नहीं, वो पेरिस गए हैं किसी काम से, पर जल्दी वापस आएंगे। ये कहते हुए वो धरा की तरफ देखने लगा, जिसके चेहरे पर एक सुकून था जो कुछ वक्त पहले उसे नहीं दिखा था। धरा ने देखा एक छोटा सा कछुआ उसके पैरों के पास आकर रुक गया था। वह लहरों के पास जाने की कोशिश कर रहा था। उसने झुक के उसे उठाया और आगे बढ़ के उसे पानी के पास छोड़ दी। वो देखते देखते जा चुका था और उसे धरा जाते हुए देखकर मुस्कुरा दी थी। नील बस उसे देखे जा रहा था। बारिश जब तेज हुई तो नील ने जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा तो धरा वहीं खड़ी रही। नील ने उसकी तरफ देखा तो वो समझ गया वो नहीं जाएगी। वह ऐसा ही उसके बगल में खड़ा हो गया। नील ने उससे कहा, 2.5 महीने क्या किया आपने? उसके ये पूछने पर वो बोली, दीदी अपने पति को तलाक देकर वापस आ गई। उन्होंने एक स्टोर खोला है और हमने सुमन ने और अखिलेश सुमन के पति उन्होंने मदद किया है। स्टोर अच्छा चल रहा है, बाकी और ख़ास नहीं। नील ने मन में कहा, हमें याद किया? उधर धरा ने मन में कहा, और आपको याद? न चाह के भी। ये कहते हुए वो सामने देखे जा रही थी। दोनों बारिश में भीगे जा रहे थे। खामोशी थी पर दिलों में शोर था, जैसे दोनों कुछ नहीं बहुत कुछ कहना चाहते थे। नील ने धरा से कहा, चलोगी धरा? बहुत वक्त हो गया है। धरा ने उसकी तरफ देखकर हाँ में सिर हिला दिया। नील ने उसे चलने को कहा तो वो फिर आगे आगे चलने लगी और नील पीछे। नील ने दरवाज़ा खोला तो वो बैठ गई। नील ने अपनी कोट लिया और झुक के उसे पहनाते हुए बोला, इसे पहन लो नहीं तो ठंड लग जाएगी। ये कहते हुए उसने धरा की तरफ देखा तो उसके बहुत करीब थी। उसने पास से धरा का चेहरा देखा तो बारिश के पानी से भीगा चेहरा, गीले होंठ, पलकों से टपकता पानी। धरा भी उसके ऐसे पास होने पर सहम गई और उसने अपना मुंह फेर लिया। नील ने दरवाज़ा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। धरा बाहर देख रही थी और नील ड्राइव कर रहा था। जब उसने गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ा तो धरा ने कहा, मिस्टर शेखावत, ये आप कहाँ ले जा रहे हैं? मेरा होटल तो उस तरफ है। नील ने ड्राइव करते हुए कहा, वहाँ से बदल गया है। मैंने आपका सामान दूसरे होटल में शिफ्ट करवा दिया था। एंड डोंट वरी, मेरी तरफ से ये है। धरा उसकी बात पर थोड़ा परेशान हो गई थी। नील ने जब होटल के सामने गाड़ी रोकी तो उसे देखकर जल्दी से गार्ड छतरी लेकर आ गया और गेट खोला। नील बाहर आया और उसके साथ धरा भी। धरा जाकर सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। नील आया और उसे चलने को बोला। धरा उसके आगे चलने लगी और नील उसे लेकर उसके पीछे अंदर आए तो शेखर पहले से खड़ा था। उसे देखकर शेखर उसके पास आया और उससे बोला, गुड इवनिंग सर, ये की है रूम नंबर 510। ये कहते हुए उसने की उसे दे दिया। नील धरा को लेकर शिफ्ट से जाने लगा। धरा और वो दोनों ही लिफ्ट में खामोश खड़े थे। जब फ्लोर आया तो धरा बाहर निकली और उसके पीछे नील। नील धरा को लेकर रूम के सामने खड़ा था। उसने डोर खोला और उसे लेकर अंदर आया। धरा अंदर गई तो देखा रूम काफ़ी अच्छा था। नील ने कहा, आप यहाँ रहें जब तक रहना चाहती हैं, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। धरा ने उसे उसका कोट देते हुए कहा, जी शुक्रिया आपका कोट, और मैं बस आज रात के लिए ही हूँ, कल जाना है मुझे। नील ने कोट लिया और उसकी बात सुनकर वहाँ से बिना कुछ कहे बाहर निकल आया और सोचते हुए उसके कमरे से दूर जाने लगा। धरा उसके जाने के बाद वहाँ से वैसी ही खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू था पर क्यों पता नहीं था। उसके दिल में बहुत बेचैनी थी पर क्यों नहीं पता था। वो बालकनी का दरवाज़ा खोल के खड़ी हो गई। तेज़ हवा से उसके बाल पीछे उड़ने लगे। तभी किसी ने उसे पीछे से बाहों में लिया तो धरा उसे छुअन को पहचान गई। उसने कहा, आप? नील ने उसे कस के दोनों हाथों से पकड़े हुए कहा, क्यों आई थी आप? आप सिर्फ साहिल से मिलने आई थी? नील से नहीं, आप सिर्फ ये पैसे देने आई थी, मुझसे कोई जवाब लेने नहीं, मुझसे कुछ जानने नहीं आई थी। नहीं था आपके मन में कि आप मुझसे मिलें, नहीं था कि आप मुझसे एक बार मिल के मुझे देखें, कुछ बातें करें, मेरे बारे में पूछें, कहाँ था मैं 2.5 महीने, कैसा था, क्यों नहीं आया बोलकर, ये कुछ भी नहीं जानना आपको। उसने ये कहते हुए अपना माथा उसके सर से लगा लिया। धरा ने उसके सवालों पर आंखों को बंद कर लिया। धरा मुड़ी और उसके गले लगकर कस के नील ने उसे बाहों में ले लिया। उसने चारों तरफ उसकी कमर को कस के पकड़ा। धरा ने धीरे से कहा, ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं, मैं क्या चाहती हूँ ये मायने नहीं रखता है। नील ने उसे पकड़े हुए कहा, रखता है। इस नील के लिए, मेरे लिए आपकी ख्वाहिश से ज़्यादा, आपके सुकून से ज़्यादा और आपकी खुशी से ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता है। धरा, मुझसे मिलना चाहती थी आप? हाँ, पर आप कुछ बता के नहीं गए, बस ऐसे चले गए, कुछ कहा भी नहीं। तो क्या समझती? मुझे लगा एक हवा का झोंका था जो आकर गुजर गया। कैसे जानती कि क्या है? धरा ये सब उसे पकड़े हुए बोले जा रही थी।
मुझे कहना नहीं आता, 7 साल पहले भी नहीं आया और आज तक कभी किसी से कुछ कहा नहीं। तो कैसे कह देता वो जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता था? कैसे कह देता धरा कि ये नील आपसे प्यार करता है, आपके साथ ज़िंदगी को जीना चाहता है? उसके ये कहने पर धरा ने रोते हुए उसे कस के गले से लगा लिया। उसने कहा, मैं साथ नहीं चल पाऊँगी। नील ने कहा, मैं पीछे चल दूँगा, मैं रुक नहीं सकती यहाँ पर। धरा की इस बात पर वो बोला, मैं वहाँ रुक जाऊँगा जहाँ आप होंगी। धरा ने उसकी बातों पर बस उसे कस के पकड़े हुए था। नील ने कहा, आप मेरे साथ दोगी तो शायद ये नील जीने के बारे में सोच लेगा। धरा, बोलो, थामोगी उसका हाथ? ये कहते हुए उसने उसके आंसुओं में धुल आए चेहरे को अपने हाथों में ले रखा था। धरा ने रोते हुए बस हाँ में सिर हिला दिया। नील ने उसे वापस से गले लगा लिया। जहाँ एक तरफ बरसात के पानी में पूरी मुंबई धुल चुकी थी, वहीं धरा और नील का रिश्ता धुल के उनके आंसुओं से और निखर चुका था। 6 महीने बाद धरा एक झील के किनारे बैठी हुई थी। उसकी मांग में सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र, पर सादगी वही थी जो पहले थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर सुकून था। शाम गहरा रही थी। वो झील के पानी में देखते हुए एक मफलर को पूरा कर रही थी। सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग टहल रहे थे। उसे अब ठंड का एहसास होने लगा था। वो सब छोड़ के झील के पास आकर खड़ी हो गई। उसने खुद को खुद के आगोश में ले लिया। तभी किसी ने पीछे से आकर शॉल उड़ाया तो धरा ने मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा तो वो नील था। धरा उससे लग के खड़ी हो गई। नील ने कहा, चले, ठंड बढ़ रही है। धरा वैसे ही खड़ी रही। नील भी कुछ देर खड़ा रहा। उसके बाद उसने धरा को गोद में उठा लिया। धरा भी उसके गले में हाथ डाल के उसके सीने पर सर रख दी। नील ने अपने आदमियों से उसका सामान लेने को कहा और खुद धरा को लेकर आगे चल दिया। नील ने धरा को गाड़ी में बैठाया और उसका सामान लेकर गाड़ी में रखा। उसके बाद वो आया और उसके साथ बैठ गया। गाड़ी आगे निकल गई और सूरज अपनी रोशनी को कम करते हुए छुप गया था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।